Hello students, this is Neha. Okay, I hope you are doing well for your exam preparation. Okay, so इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई थी जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, राइट? जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, अच्छा, जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जो उसका थंबनेल है उसमें पार्ट 1 मेंशन करना था, बट वो पार्ट 2 हो गया है। तो वो आप एक बार वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? और ये वाली जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। लास्ट वाली वीडियो में हमने 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन स्टार्ट किया था। तो आज हम टॉपिक सेकंड एंड टॉपिक 3 इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, हैदराबाद एंड मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आपके लिए, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ओके, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक छोड़ा था, ठीक है? कि हमने ये देखा था कि टॉपिक प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? तो इसमें हमने क्या देखा था? बेसिकली हमने इसमें ये देखा था कि जो भी डिवीज़न हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, वो कौन से प्रिंसिपल पे हुआ था। तो वो प्रिंसिपल हमने देखा था रिलीजियस मेजॉरिटी बेस्ड प्रिंसिपल, कि जहाँ पर भी ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं उन एरिया को आप पाकिस्तान बना दोगे। और 2 पाकिस्तान बने थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का एग्जिस्ट करता हुआ पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया बाद में 1971 की वॉर के बाद, राइट? अब देखते हैं डिफ़िकल्टी। ये जो प्रिंसिपल था मेजॉरिटी बेस्ड प्रिंसिपल, इसमें क्या डिफ़िकल्टीज थी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन द ब्रिटिश इंडिया। देयर वर 2 एरिया ऑफ द कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट। देखो, जो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि कोई एक सिंगल बेल्ट ऑफ मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है? कि एक पर्टिकुलर एरिया हो, सिंगल बेल्ट हो और वहाँ पर पूरे में मुस्लिम रहते हो, ठीक है? तो अब सिंगल बेल्ट नहीं है, कहीं पर कुछ मुस्लिम ज़्यादा है, कहीं किसी एरिया में कुछ, तो ऐसे में डिवीज़न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है? तो 2 एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए, कंसिडर किए गए, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। जो मैंने अभी आपको बताया, वेस्ट वाला अभी जो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान वो, और ईस्ट वाला जो कि बांग्लादेश बनता है। तो देखो, 2 पार्ट्स में बंटता है, जो पाकिस्तान बनता है वो 2 पार्ट्स में बनता है, ठीक है ना? विल कॉम्प्रोमाइजेस द 2 टेरिटरीज वेस्ट एंड द ईस्ट सेपरेट बाय अ लॉन्ग एक्सटेंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो आप इंडिया का मैप भी देखो एक बार। तो अगर आप इंडिया का मैप भी देखोगे तो ये देखो, इधर अगर पाकिस्तान आ गया, ठीक है, और फिर इधर क्या आएगा, ये बांग्लादेश आएगा, तो बीच में सॉरी, एक मिनट। तो अगर आप देखो तो इधर हमारा पाकिस्तान, हाँ जी, इधर ये पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर बांग्लादेश, 2 पाकिस्तान बनेंगे। तो यहाँ देखो, ये बीच में क्या है, इंडिया की बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती हुई टेरिटरी, तो वो यही बता रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या थी। सेकंड प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि सेकंड प्रॉब्लम वाज दैट कि जितने लोग थे मुस्लिम मेजॉरिटी के, वो सारे पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं होना चाहते थे, ठीक है? तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो, नॉट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ठीक है ना? मतलब सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे वो पाकिस्तान नहीं बनना चाहते थे, ये भी एक अपनी प्रॉब्लम थी। अब वो बताते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड नोन ऑल्सो एज फ्रंटियर गांधी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? वो किस नाम से जाने जाते थे? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, तो ये आपको याद रखना है। और बेसिकली ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये 2 नेशन थ्योरी के अगेंस्ट में थे, बट फिर भी ये पार्टीशन को नहीं रोक पाए। थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या था कि 2 ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ये देखिए, पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। अब कहते हैं 2 ऐसे भी एरियाज थे, ठीक है, 2 ऐसे प्रोविंसेस थे जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, मतलब वो बनने वाले थे पार्ट पाकिस्तान का, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी के थे, बट फिर भी वहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी, ठीक है? तो उनको कैसे सेपरेट करना है, उनको कैसे रखना है, ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट? उनको कैसे डिस्प्लेस करोगे आप? उसके बाद देखिए, द फोर्थ एंड द मोस्ट इनक्रेडिबल intractable of all the problem of the partition, this was that the problem of the minorities on the both side of the border. The minorities on the both side
बिकम इजी टारगेट। अब फोर्थ की आप लोगों ने पार्टीशन तो किया, ठीक है, बट उसके बाद जो दोनों साइड पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कैसे आपने डिस्प्लेस करना है, उनको कैसे आपको वापस से एक सिक्योर जगह पे रखना है, वो आपने नहीं सोचा, ठीक है। तो दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज़ थे एक इजी टारगेट बन गए थे, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम इजी टारगेट्स बन गए थे, और अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो वो बेसिकली पाकिस्तान में इजी टारगेट बन गए, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या था, मुस्लिम बहुत इजी टारगेट बन गए थे, अटैक किया जा रहा था उनके ऊपर। तो ये आप देख सकते हो, तो माइनॉरिटीज़ को कैसे शिफ्ट करना है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। फर्स्ट, अब देखो ये मैंने टॉपिक में मेंशन नहीं किया था, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार इसको बस रीड कर दूंगी क्योंकि ये बहुत इजी है, आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो यही आ जाता है कि किलिंग ऑफ मैनी पीपल्स, ठीक है ना। पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो है डेथ हुई, उनको मारा गया। अभी हमने देखा था ना, इजी टारगेट बन गए थे माइनॉरिटीज़, तो दोनों साइड ऐसा हुआ, एट्रोसिटीज़ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। एंड देन देखो रिलीजियस नेम, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे बना है तो वहाँ पर हिंदू को इजीली टारगेट किया जाएगा, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम्स को इजीली टारगेट किया गया। और जो ये किलिंग्स हुई थी, ये हुई थी नेम ऑफ द रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, ठीक है ना। उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी थे जो कम्युनल जोन बन गए थे, ठीक है। जैसे ये देखो, कम्युनल जोन का क्या मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में उसी कम्युनिटी के, उसी रिलीजन के लोग रहते हैं, और दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो वहाँ पर जाना अवॉइड करते हैं। तो ये जो कम्युनल जोन है ये कहाँ पर बन गया था, अमृतसर और कोलकाता में, ये भी आपको याद रखना है। लाइक कैसे कि मान लो कि कोई एरिया है, पर्टिकुलर ए एरिया है कोई, वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ पर हिंदू जाना इग्नोर करते थे, तो वो एरिया क्या बन गया, कम्युनल जोन बन गया, राइट। सेकंड देखो, माइनॉरिटी हैड टू लिव्ड टेम्परेरी शेल्टर्स इन द रिफ्यूजी कैंप। तो वही मैंने आपको बताया कि कोई भी शिफ्टिंग का प्रोसेस नहीं था, तो माइनॉरिटीज़ को रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता था, ठीक है ना। थर्ड बता रहे हैं, दे ट्रैवल टू द अदर साइड्स ऑफ द, अब वो क्या है, कई बार क्या होता था, जो पाकिस्तान में मुस्लिम्स रह रहे हैं और जो इंडिया में हिंदूज रह रहे हैं, जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाई गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता था, नंगे पाँव ही चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और इसी दौरान जब वो बॉर्डर को क्रॉस करने के प्रोसेस में रहते थे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एट्रोसिटीज़ हुई वो विमेंस के साथ हुई। कैसे, अब देखो उनको अटैक किया जाता था, विमेंस को ईजिली टारगेट बनाया जाता था, किल किया जाता था, रेप किया जाता था, ठीक है, अगवा कर लिया जाता था कई बार, ठीक है ना, किडनैप वगैरह करके ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवाना, फोर्स किया जाता था मैरिज करने के लिए, ठीक है। इन मैनी केसेस, अब देखो इन मैनी केसेस क्या होता था, जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो अपने ऑनर को बचाने के लिए जो अपने घर की फैमिली की विमेंस होती थी उनको खुद ही मार देते थे, सो दैट कि उनकी फैमिली की इज्जत ऑनर बची रहे, ठीक है। कई बार जो बच्चे होते थे उनको उनकी मदर से सेपरेट कर दिया जाता था। और ये जो विमेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये दोनों ही साइड होता था, ठीक है, इट इज़ नॉट वन साइडेड। 5 लाख, ठीक है, रिफ्यूजी द कंट्रीज फ्रीडम मेंट लाइफ इन द रिफ्यूजी कैंप, मतलब जो रिफ्यूजी बन गए थे, ठीक है ना, पाकिस्तान के साइड से हिंदूज एंड इंडिया के साइड से मुस्लिम, इन लोगों के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए फ्रीडम का मतलब, इंडिपेंडेंस का मतलब रिफ्यूजी कैंप था, और कई बार तो इनको महीनों सालों तक रिफ्यूजी कैंप में ही रहना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, रिमेंबर पॉइंट्स। मुस्लिम पॉपुलेशन, अब भले ही पाकिस्तान एक रिलीजन के बेसिस पे एक नेशन बना, ठीक है, जो मुस्लिम रिलीजन को मान रहा है, इस्लामिक रिलीजन को मान रहा है, तो क्या इंडिया हिंदू नेशन बन गया? बिल्कुल भी नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आफ्टर पार्टीशन इंडिया के अंदर, एक मिनट, आफ्टर पार्टीशन अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर 12% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की थी, ठीक है ना। जब हमारा सेंसस करवाया गया था 1951, सॉरी सेंसस की नहीं, हम बात कर रहे हैं जब फर्स्ट इलेक्शन वगैरह करवाया गया उस टाइम पे, अगर हम बात करें 1951 की बात करें तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हो कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 12% थी। और ये हमारे 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है जो आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। 6 क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसिस एंड जूइश, तो ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, ये आपको याद रखना है। सेकुलरिज्म इन इंडिया, ये आपको पता है इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, तो ये याद रखना है कि पाकिस्तान
मुस्लिम नेशन बना, ठीक है, रिलीजन के बेसिस से, बट इंडिया हिंदू नेशन नहीं बना, ठीक है ना, उसके अपोजिट अगर आप बात करो, इंडिया एक सेकुलर नेशन बना। सेकुलर नेशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पर जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होता, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, रिलीजन के बेसिस पे ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट। अभी आप ये देखो, इक्वल इरेस्पेक्टिव, सभी सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन, कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता। बीइंग रिलीजियस और अ बिलीव वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, और इंडिया ये मानता है कि भाई आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये एक सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी को सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिलनी चाहिए। दे चेरिश देयरफॉर द आइडिया ऑफ अ सेकुलर नेशन, और इसीलिए हम क्या चेरिश करते हैं, आइडिया ऑफ अ सेकुलर नेशन, ठीक है ना। उसके बाद देखो, दिस आइडिया वॉज एंशेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको सेकुलरिज्म मिल जाएगा। इनफैक्ट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रियम्बल है, उसी में आपको सेकुलरिज्म मिल जाएगा। तो इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टॉपिक। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हम पढ़ेंगे हैदराबाद एंड मणिपुर के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी देखते हैं, एक मिनट। अभी देखो, टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में दो टाइप के प्रोविंसेस होते थे, ठीक है। एक होता था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस मींस कि वो डायरेक्टली ब्रिटिश के ही कंट्रोल में है, राइट, डायरेक्ट वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है, ठीक है ना। ये देखो, प्रोविंसेस वर द डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर हम सेकंड की बात करें, दैट वाज द स्टेट रूल्ड बाय द प्रिंसेस। अब जो स्टेट प्रिंस के द्वारा या किंग के द्वारा रूल किया जा रहा है, उसको प्रिंसली स्टेट बोल रहे हैं। बट वो जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, वो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, कि सुप्रीम आप ही हो। अब देखो, जिस टाइम पे हमारे देश को आज़ादी मिली, उस टाइम पे इंडिया के अंदर कितने प्रिंसली स्टेट थे, 565। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस क्या था, प्रिंसली स्टेट क्या था, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंस देकर गए, उस टाइम पे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को भी यही बोला कि ये लोग इंडिपेंडेंट है, ये चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या तो फिर ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ठीक है। इनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करना ही करना है। जैसे देखो यहाँ लिखा है, all these states were free to join either India और पाकिस्तान और remain independent if they so wish, ठीक है ना। तो ये बता दिया मैंने आपको। अब देखो, जब उन्होंने बोला ही नहीं कि आपके लिए मैंडेटरी है इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करना, तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो ये सोच रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे, और वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसे में इंडिया जो अभी आप मैप देखते हो, यूनाइटेड है बिल्कुल, वो वैसा नहीं दिखता, उसमें आपको बीच बीच में ऐसे प्रिंसली स्टेट दिखते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो है वो त्रावणकोर के जो रूलर होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इसी के ही साथ साथ नेक्स्ट जो होता है हैदराबाद का रूलर, वो भी यही अनाउंस कर देता है कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो फिर ऐसे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती। तो इंडिया का क्या अप्रोच रहा कि हम प्रिंसली स्टेट को कैसे अपने अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वो अप्रोच देखते हैं। पहले फर्स्ट देखो क्या बता रहे हैं कि इंडिया को कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये फर्स्ट बताते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल जो है प्रिंसली स्टेट के, वो खुद इंडिया के पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है ना। सेकंड उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ इंटीग्रेशन करने वाला है, मर्जर एग्रीमेंट साइन करेगा, हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है। द आइडिया वाज द अकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने हमारे साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया तो वी विल एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, उनकी प्लूरलिटी है, वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया हम नहीं अपनाने वाले थे। थर्ड देखिए, द इंटीग्रेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। और कहते हैं कि भाई जो टेरिटोरियल कंसोलिडेशन होगा, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी, टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उनको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हैदराबाद। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद एंड मणिपुर। तो ये आपको अपने एग्जाम्स के लिए रेडी रखना ही रखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे। अब देखो,
ये बहुत अच्छे से आपको समझना है स्टोरी की तरह, सो दैट कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारे जो नोट्स है ना, ये मैंने बुक से ही बनाए हैं एनसीईआरटी के, तो काफ़ी इजी रहेगा आपको समझने के लिए। आपने बस कीवर्ड समझना है, स्टोरी समझनी है। अब देखो, जो हैदराबाद है ना, वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया के अंदर। यहाँ पर देखिए इस मैप में, ये दिख रहा है आपको, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर क्या बताते हैं, एक मिनट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सम पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर द टुडेज पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कहते हैं जो ओल्ड हैदराबाद था उसमें अभी जो प्रेजेंट के हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है वो भी इंक्लूड थे, तो मतलब काफी बड़ा एरिया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, जो रूलर था वहाँ का, ठीक है, हैदराबाद का, वो खुद को कौन सा टाइटल देता था, निजाम का। तो मतलब हैदराबाद का जो रूलर है वो खुद को निजाम बोलता था या निजाम का टाइटल देता था, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। अब वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था, काफी अमीर, काफी पैसे वाले, अपने आप को टाइटल दे दिया निजाम का, हैदराबाद निजाम, हैदराबाद निजाम। ये याद रखना है कि किस प्रिंसली स्टेट के किंग ने खुद को टाइटल दिया था निजाम का, तो ये याद रहना चाहिए, निजाम, ओ सॉरी, हैदराबाद। अब देखो, निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना। निजाम, वही मैंने आपको बताया, वो इंडिपेंडेंस चाहता था। हैदराबाद मतलब वो नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान या इंडिया के साथ मर्ज करे, वो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, ठीक है, विद इंडिया इन नवंबर 1947 for a year while the negotiation with the Indian government were going on। तो उन्होंने क्या किया, 1947 नवंबर में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है हम कुछ टाइम ले रहे हैं, देन वी विल डिसाइड दैट वी शुड इंटीग्रेट विद यू और नॉट, ठीक है ना। तो उन्होंने टाइम लिया कि हम सोच के अभी बताएंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया उन्होंने, ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि वो इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसी टाइम पे क्या होता है, जब स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट चल रहा होता है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड चल रहा होता है 1 साल का, तो इसके अंदर अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम। अब निजाम के अगेंस्ट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, ठीक है, हैदराबाद में। मतलब जो निजाम होता है उसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, तो सभी को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, सभी को वहां पर राइट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यही सारी थी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलरली वाज द विक्टिम ऑफ द निजाम्स ऑप्रेसिव रूल। अब जो निजाम था वो क्योंकि एक किंग का सिस्टम चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, तो बहुत ऑप्रेसिव रूल था, और उसके जो ऑप्रेसिव रूल था उससे पीजेंट्स एंड जो वुमेन्स है वो वर्सली इफेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए मूवमेंट स्टार्ट होता है, और जो हैदराबाद होता है वो सेंटर बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जो किंग है उसने क्या किया, इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए वो एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाएगा, जिसको वो क्या बोलेंगे, रजाकार, ठीक है ना। जैसे हमारे लिए इंडियन आर्मी हो गई, नेवी फोर्स वगैरह हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, जिसको वो बोल रहे हैं रजाकार। तो ये भी याद रखना है, हैदराबाद निजाम, हैदराबाद के रूलर ने खुद को टाइटल दिया निजाम का, और मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स बनाई उसको नाम दिया उन्होंने रजाकार, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि कम्युनिस्ट एंड द हैदराबादी कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट के अंदर कम्युनिस्ट और जो कांग्रेस थी हैदराबाद की वो फोर फ्रंट में थी, ठीक है, वो उसको लीड कर रहे थे एक तरीके से। अब ये रजाकार आपको क्लियर हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, जिसको रजाकार बोल रहे हैं, जो कि मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बनाई गई थी। द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार न्यू नो बाउंड्स, दे मर्डर। अब बेसिकली क्या है, जो रजाकार थे ना वो कम्युनल नेचर के थे, ठीक है ना। कम्युनल नेचर इन द सेंस कि अगर वो मुस्लिम्स है तो वो हिंदूज को ही मार रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है, और अगर वो हिंदूज है तो वो मुस्लिम्स को ही मार रहे हैं, या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हिंदू मुस्लिम, मतलब किसी एक खास कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहे हैं तो वो दूसरी कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कम्युनल नेचर के थे। अब देखो यहाँ पर लिखा भी, मर्डर्ड, मेम, रेप्ड, लूटिंग, टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम। तो यहाँ पर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने देखा कि भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर ही ये पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया आर्मी को कि आप जाके सिचुएशन को संभालो, ठीक है। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम फोर्स। फिर जो है इंडियन आर्मी जो होती है वो निज़ाम के फोर्स, अब निज़ाम के फोर्स का क्या नाम था,
रजाकार, याद रखना है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स रजाकार। अब देखो फिर इंडियन आर्मी जाती है, उनके साथ उनकी फाइटिंग होती है कुछ दिनों के लिए, ठीक है, फ्यू डेज की फाइटिंग होती है, जिसके बाद जो निज़ाम है, निज़ाम के जो रजाकार है, निज़ाम की जो आर्मी है, बेसिकली वो सरेंडर कर देती है। और दिस लेड टू द हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, और इस तरीके से हैदराबाद का एक्सेशन होता है इंडिया के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब हमारी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के ऊपर, ओके। सो आई होप यू विल बी कंटिन्यू विद अस, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट लगता है या कुछ टॉपिक क्लियर्स होते हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स बस आने ही वाले हैं। So thank you for watching the video and stay tuned. Thank you.